डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कारणों से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है, वो भी इस प्रमोशन में हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश थे, चाहे वो एम नागराज का हो, जनरल सिंह का हो, आर के सभरवाल का, इन सारे प्रकरणों की हमारे विधि विभाग से पूरी जानकारी लेकर तो प्रमोशन में किसी प्रकार की कहीं पर भी विधिक तकलीफ नहीं आए, इस बात में ध्यान रखते हुए हमने पूरी प्रमोशन की नीति बनाई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है। पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। किन परिस्थितियों में कोई लोक सेवक अपात्र होगा एवं दंड का क्या प्रभाव होगा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कई बार हम लिफाफे में बंद करके उसके प्रमोशन को रोक देते हैं, तो कौन कौन से कारणों से लिफाफे बंद होंगे, इसको हमने बहुत स्पष्ट किया है। किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति के संदर्भ में निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु एक रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नवीन पदोन्नति नियमों में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है, जिससे पदोन्नति हेतु अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयुक्तता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के लिए अंक व्यवस्था नहीं होगी, केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर पदोन्नति प्राप्त की जा सकेगी। सरकारी सेवा के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि वर्ष में एक भाग की सेवा भी की गई तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। कई बार ये जो हमारी सीआर को लेकर पदोन्नतियाँ रुक जाती है, पर यदि 6 माह की भी अगर उसकी सीआर है तो उसको वर्ष भर की माना जाएगा और उसकी पदोन्नति में वो रुकावट नहीं होगी। यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी पदोन्नति रुकती तो उसे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी वरिष्ठता दी जाएगी। अप्रत्याशित रिक्तियों को चयन सूची, प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, क्योंकि जितनी भी इस प्रकार की रिक्त पद हैं जहाँ पर अप्रत्याशित रूप से भरे जाते हैं, उनकी सूची भी प्रतीक्षा सूची से भरे जाने के प्रावधान है। प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक जो आगामी वर्ष अर्थात पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होंगे के पद के विरुद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। कई बार जब किसी व्यक्ति को बाहर भेज देते हैं किसी दूसरे उसमें, तो उसका पद रिक्त हो जाता है, वहाँ पर हम पदोन्नति कर सकेंगे। गोपनीय प्रतिवेदन से यदि कोई गोपनीय प्रतिवेदन, एनआरसी, नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश, पद ग्रहण काल अथवा प्रशिक्षण के कारण है, अथवा गोपनीय प्रतिवेदन में निर्धारण समय पर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य हैं, तो ऐसी स्थिति में गोपनीय प्रतिवेदन की
अनुपलब्धता के आधार पर पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी। विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक से पूर्व केवल कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर बंद लिफाफे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लोगों के जरा से कारण बताओ नोटिस पर लिफाफा अंदर रहता है, तो उसकी पदोन्नति फिर होती ही नहीं है। और वो लिफाफा 4 साल, 5 साल, 6 साल, अभी तो मेरे पास ऐसे केस आए कि वो रिटायर हुए, उसको 3 साल हो गए, उसके बाद उसका लिफाफा गिला, तो रिटायरमेंट के बाद उसको पदोन्नति दी गई। ये सब जितनी भी इस प्रकार के प्रावधान थे उसको ठीक किया गया है। कुल मिलाकर पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो उसी दिन उपयुक्त योग्य एवं आरक्षित पदों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भरे जा सकेंगे। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। 2 लाख रिक्त पद सर्जित होंगे ताकि प्रशासन में सुधार एवं कार्यदक्षता बढ़ेगी। यह आज का बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है और लोगों के नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में पीएम जनमन कार्यक्रम हेतु 459 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 459 आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के 26 पद, नियमित शासकीय सेवक पद मतलब 25,300, 80,500 के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 25-26 से 30-31 तक योजना पर राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार किया जाएगा। उल्लेखित अवधि में योजना पर कुल राशि 143.46 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केंद्र की सहायता 72 करोड़ है और राज्यांश 70 करोड़ है। मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कंपनी द्वारा वित्तीय 25-26 में प्रचलित निर्माणाधीन पूंजीगत योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। आज कुल मिलाकर 5,163 करोड़ बिजली के ट्रांसमिशन में के सुधार हेतु एमएसपी पर उपार्जन। भारतीय किसान संघ तथा किसानों की चर्चा उपरांत राज्य शासन ने एमएसपी पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन पर निर्णय लिया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द के उपार्जन पर कुल लक्ष्य उत्पादन के अनुमान 25% के स्थान पर 40% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज भारत सरकार से उपार्जन की अनुमति तथा लक्ष्य प्राप्त हो गई है। मूंग का एमएसपी 8,682 रुपये प्रति क्विंटल है। 36 मूंग उत्पादक जिलों में किया जाना प्रस्तावित है। उड़द एमएसपी 7,400 प्रति क्विंटल है। इसका उपार्जन 13 उड़द उत्पादक जिलों में किया जाना प्रस्तावित है। पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक तथा उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। ये किसानों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा तोहफा है। निवेश के तारतम्य में विभिन्न आयोजन राज्य सरकार ने हमेशा किए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में निवेशाश दिशा में बहुत काम किया है। तो अभी फिर रतलाम में 27 जून एमएसएमई दिवस है। क्षेत्रीय उद्योग एवं रोजगार सम्मेलन रतलाम में आयोजित होगी। उसी प्रकार राष्ट्रीय इंटरेक्टिव सेशन लुधियाना में 7 जुलाई। आप सभी जानते हैं कि लुधियाना और वहाँ के बहुत सारे पहले से हमारे यहाँ ट्राइडेंट वगैरह सभी लोग लुधियाना के हैं। तो ये एक रोज़गार देने वाली जो इंडस्ट्री है और इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मूलक इंडस्ट्री यहाँ पर डालें। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी लुधियाना जाएंगे और इस दिशा में काम करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 100 से ज़्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनता है। मैं इसको फिर दोहराऊंगा। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर योग के मास्टर ट्रेनर भारत से जाकर रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और बहुत सारे विदेशी अब ट्रेनिंग लेने। एक और मैं आपको सूचना देते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में 19.6%
पर्यटकों की बढ़ोतरी हुई है इस वर्ष। 2024 में लगभग 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक मध्य प्रदेश में आए थे और 2023 की तुलना में 19.6% अधिक है। 24 में 1,67,000 पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। विदेशी पर्यटकों की भी संख्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी है और जो हमारे भारतीय जितने भी पर्यटक हैं वो हमारे धार्मिक स्थलों पे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दोनों टूरिज़्म मतलब इको टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म, इसमें मध्य प्रदेश में टूरिस्टों की संख्या बड़ी है।